दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी है। जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ रहा था, अब वो आमने सामने आ चुकी है। I want to do so directly, without filters, without limits. इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर जवाब दिया है। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जरूर जवाब दिया जाएगा। हमला कब और किस लेवल का होगा, अब ये फैसला इजरायली गवर्नमेंट ही करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया था, उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया। लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया? इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आर्टिलरी सेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन आयरन डोम की कमजोरी है। ये एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है। तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल लॉन्च किए। इजराइल की हिस्ट्री देखा जाए तो कोई भी ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान के एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था। लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट्स नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि यह हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सेनेरियो, इजरायली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट मौजूद है। पहला है कन्वेंशन मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिसमें ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड भी हो सकती है, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इजराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगी और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था, तो शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करे। और आखिर में है तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसके वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शन लगा रखी है। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम एक खास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि U-35 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। ये क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और वो अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब भी है, जिसके बाद वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। इजराइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर नतंज में उनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। यह फैसिलिटी पहले भी कई बार सैंक्शंस और इन्फेक्शंस का शिकार रही है। दूसरी फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम होती है, वो यहाँ फोर्डो विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद है फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से बचाना। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकती है।
ईरान पर हमला करना शायद इजराइल के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल पर हमला करके उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया है। यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि ये जो हमने किया है ये हमारी सलाहियत का सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इजराइल की ज़ायनिस्ट रेजिम ने हमें जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान अनकन्वेंशनल तरीके पर उतर आएगी। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों इजराइल से काफी कमजोर है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि इजराइल के मिसाइल्स को रोक सके, और ये सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रहा है। आसान शब्द में समझा जाए तो इंटरनेशनल सैंक्शन किसी भी कंट्री को पनिश करने के लिए लगाई जाती है। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व का ऑलमोस्ट 10% हिस्सा है, जो इसको 4th पोजीशन पर खड़ा करती है। लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज को ही बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती है। इस स्विफ्ट सिस्टम से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसा भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम रेस्ट्रिक्शन की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इजराइल का मुकाबला कर सके, और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी मोएस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इजराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके। जैसे इजराइल की मोसाद ने लेबनान में पेजर अटैक किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो है प्रॉक्सीज, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीज, जो ऑलरेडी लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो हो सकता है इस बार ईरान इजराइल की लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इफेक्ट हो सकती है, और यही ऑप्शन अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उन कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इजराइल को सपोर्ट करता है। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी, जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड जमाए बैठी है, बेशक उनके पास छोटा ही सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नजर में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट वॉरशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर आसानी से माइंस डिप्लॉयड कर सकती है, और यही खतरा इजराइल और अमेरिका को खाए जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और खतरा भी है। मान लें कि अगर इजराइल, अमेरिका और उसके अलाइज ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और उसकी रिटेल करने की सारी पॉसिबिलिटीज को रद्द कर दिया, तो फिर शुरू होगा खुल्लम खुल्ला जंग, और फिर ये जंग आम जंगों से काफी बड़े लेवल पर होगी। अब इसमें रशिया को भी कूदना पड़ेगा और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। रशिया की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रशिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है अमेरिका के खिलाफ रशिया डायरेक्ट जंग ना लड़े, लेकिन ये ईरान को वेपन सप्लाई कर सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ईरान को सपोर्ट करेगा। इसी तरह से चाइना भी ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट चाइना भी नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि चाइना ईरान को सपोर्ट करने के लिए उससे ऑयल जरूर खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान को सपोर्ट कर सकता है और USA पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्ट अलाई है, जो छुपकर ईरान को वेपन्स में सपोर्ट कर सकता है। तो हमारा मेन सवाल कि इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने का चांसेस है या नहीं। वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि USA, रशिया, यूरोप और चाइना आपस में लड़ पड़े, अपने अपने अलाइज समेत। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना बड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेन बात यह है कि अगर वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को तो कमेंट के ज़रिए वो भी बता सकते हैं। और दोस्तों, हम लोगों का न्यू चैनल है, तो दोस्तों यार चैनल को पूरी तरह से हर जगह पर फैला दो, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस सबको सब्सक्राइब कराओ और